नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमया। 2024 के आम चुनावों में एक साल से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में भारतीय राजनीति में पार्टियों के समीकरणों में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। दल बदलने का दौर जारी है, जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू है। दरअसल कवायद वोटों को साधने की है और जीत का सेहरा बांधने की है। यूपी, जो कि लोकसभा चुनाव में सबसे अहम रोल निभाता है केंद्र की सरकार तय करने में, वहां अभी से चुनावी हलचल तेज हो गई है। और तो और हाल में संभावित कैबिनेट विस्तार को भी इसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल है, ओबीसी को साधकर बीजेपी चुनाव जीतने की जुगत में जुट गई है क्या? सवाल यह है, क्या 2024 में अगर ओबीसी वोटों को साध लिया तो जीत का रास्ता आसान हो जाएगा? हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में विपक्षी दलों ने खासतौर पर जेडीयू, आरजेडी, सपा जैसे दलों ने जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी को खूब घेरा है। बीजेपी सरकार को दलित और ओबीसी विरोधी बताने में इन दलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब बीजेपी ने भी ऐसी रणनीति तैयार की है जो विपक्ष की चाल को फेल करने के लिए बड़ी रणनीति मानी जा रही है। इसी के चलते बीजेपी ने यूपी में पिछड़े वर्ग से आने वाले ओम प्रकाश राजभर और बिहार में महादलित समुदाय से आने वाले जीतन राम मांझी को अपने पाले में कर लिया है। आने वाले दिनों में बीजेपी जातीय समीकरण साधने के लिए ऐसे ही कई और छोटे दलों को अपने साथ लाने की तैयारी में है। और तो और बीजेपी यूपी में दूसरे पार्टियों के बड़े नेताओं को अपने पाले में लाने की तैयारी में है, ताकि 2024 में चुनावी नैया आसानी से पार हो पाए। दरअसल पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के कई ओबीसी नेता जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। साहब सिंह सैनी, राजपाल सैनी, सुषमा पटेल और जगदीश सोनकर ऐसे ही कुछ नाम हैं। इतना ही नहीं, यूपी में जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने वाला है। माना जा रहा है कि योगी सरकार 2.0 के पहले कैबिनेट विस्तार में भी ओबीसी को पूरी तरह बीजेपी साधने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि इसमें हाल ही में एनडीए में शामिल हुए ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। 2014 और 2019 में पिछड़ा वर्ग ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे में इस बार भी बीजेपी इन वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि इन अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई छोटे दलों को बीजेपी ने खुद के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ओबीसी दरअसल किसी भी सरकार के खेवनहार बनते हैं, क्योंकि 40 से 50-52% तक इनकी हिस्सेदारी है। अगर गैर हिंदू ओबीसी वोटर को भी जोड़ लिया जाए तो, लेकिन ये ओबीसी वोटर किसके पाले में है, ये जानना बेहद जरूरी है। उन्हें लुभाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए कौन कौन से दल कवायद में जुटे हुए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आलोक वर्मा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ेंगे, तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद है, चंद्रेश सिंह हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, जैनेन्द्र रघुवंशी हमारे साथ प्रवक्ता सुभाषपा के मौजूद हैं, गौरव रघुवंशी हमारे साथ नेता बीएसपी के मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल तारिक खान साहब, ओबीसी क्या समाजवादी पार्टी के साथ है? क्योंकि पिछले 3-4 चुनावों को देखे, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को देखे, तो ओबीसी का जो बड़ा हिस्सा है, बड़ा वर्ग है, वो बीजेपी के साथ गया है। इसलिए केंद्र की सत्ता हो या फिर प्रदेश की सत्ता हो, उसमें बीजेपी को आसान हो गई। देखिए सीधा सा जवाब ये है इसका कि जो बैकवर्ड हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप नौकरियां कोई लेके आते हैं और उनमें 100 नौकरियां होती हैं, तो उस हिसाब से बैकवर्ड का 27 सीटें हुई, मगर वो निकल देखने में आता है कि वो 15 है, कहीं पर 20 है, कहीं पर 10 है। ये क्या है? ये आरक्षण पे चोरी है, आरक्षण पे डाका है, बैकवर्डों के अधिकार का हनन है, उसको छीनना है। एक बैकवर्ड मुख्यमंत्री जब घर छोड़ के जाता है, उसको आप धुलवाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? और बीजेपी से मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि आरएसएस का स्टैंड आरक्षण पे क्या है? मोहन भागवत साहब ने कहा था कि लोगों को बैठकर आरक्षण पे चर्चा करनी चाहिए। इसका मतलब कोई विरोध में है? तो कौन से लोग विरोध में हैं? क्या आरएसएस विरोध में है आरक्षण के, जो बैठकर उस पे चर्चा होनी चाहिए? तो
अगर बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर आरएसएस के साथ है, हिंदुत्व के मुद्दे पर आरएसएस के साथ है, और आरक्षण के स्टैंड पर उनका स्टैंड क्या है, इसको देश के सामने जरूर लेके आना चाहिए। देश परेशान है, जानना चाहता है कि जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो आप पीछे क्यों हट जाते हैं। जातिगत जनगणना से जो सेंसस होता है वो ये बताता है कि कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या, उनके परिवार में कितने लोग हैं। अगर एक सवाल उसी में और बढ़ जाए कि आपकी जाति क्या है, बीजेपी ने संसद में इसका जवाब दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। क्यों? क्योंकि सीधी बात है कि वो जान जाएंगे, उनको मुद्दे पता चल जाएंगे। तो ठीक है, यही वजह है कि आलोक वर्मा साहब, क्या यही वजह है कि आप लोग जातिगत जनगणना नहीं चाहते कि भाई जातिगत प्रतिनिधित्व जो है उस हिसाब से देना पड़ेगा? क्या इसलिए आप लोग केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते, या फिर इसके पीछे की और वजह है? सर अनम्यूट कीजिए, आलोक जी अनम्यूट कीजिए। नहीं आलोक जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही। चलिए आलोक जी के पास मैं लौटता हूं। चंदेश जी, क्या आप लोगों का भी स्टैंड यही, हालांकि अब तो आप लोगों का और समाजवादी पार्टी का स्टैंड एक जैसा ही होने वाला है, क्या जातिगत जनगणना आप लोग भी चाहते हैं कि जातिगत आधार पर जनगणना हो, तब स्थिति स्पष्ट होगी? 2004 के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार जातिगत जनगणना की बात की है, और इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार सामाजिक न्याय की अवधारणा की बात कर रही है। और जब सामाजिक न्याय की अवधारणा की हम बात कर रहे हैं तो हमारा कुछ संकुचित विचारधारा नहीं है, हम व्यापक स्तर पर बात कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना का समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना कराई भी थी, तब तक इनकी सरकार 2014 में आ गई, और 2014 में इनको लागू करना चाहिए था। जो कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराई थी, सारा रिकॉर्ड इनके पास है, इनको लागू करने का दिक्कत है बस। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बात कर रहे हैं, लगातार ये रिजर्वेशन पर डाका डाल रहे हैं। सार्वजनिक कंपनियों को औड़ी कौड़ी पौने के भाव ये अपने चुनिंदे उद्योगपतियों को बेच रहे हैं। उसका एकमात्र एजेंडा है इस देश से आरक्षण को खत्म करना। हमारे चंदेश जी, आप लोगों ने जातिगत जनगणना कराई तो आखिर उसे पब्लिश क्यों नहीं किया? तब तक हमारी सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी को नहीं, कब सरकार बदली चाहिए था? कब सरकार बदली? जनता पार्टी उसको पब्लिश ही नहीं कर पाई। नहीं, सरकार आपकी कब बदली सर? सारे आंकड़े रखे हुए हैं। नहीं, आंकड़े वो बहुत उलझाने वाले रखे हुए हैं। और व्यवहारिक तौर पर उन आंकड़ों के आधार पर जातिगत जनगणना के रिकॉर्ड नहीं पब्लिश किए जा सकते हैं, जनगणना के वो संभव नहीं है। तैयार कराए गए 2014 में, हम उसको इशू कर दिए होते, तब तक हमारी सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी उसको लागू नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करने के लिए सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को लगातार बेचती जा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में ओबीसी के हक को मारने का काम किया। और सामाजिक न्याय की अवधारणा पर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? आज मणिपुर में सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहां पर जनजाति महिलाओं के साथ बलात्संग हो रहे हैं। चलिए अब उत्तर प्रदेश की आज बात करें। ओबीसी को पाले नहीं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट मसला है चंदेश जी, वो इंपॉर्टेंट मसला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट मसला नहीं है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक आज बात कर लेते हैं। जैनेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र साहब, ओबीसी की अगर बात समाजवादी पार्टी करे, कांग्रेस करे, तो आप लोग बड़े मुखर होकर के इसका विरोध करते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, अभी हमारे जैसे तारिक भाई ने 3 बातें कही, मैं तीनों का एक एक करके जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि ओबीसी हमारे साथ है। मैं इनको स्पष्ट कर दूं कि केवल यादव वोट बैंक इनके साथ है और ये 4 जिलों की पार्टी बन के रह गए हैं। और दूसरी चीज ये कि इनको 2017 में 12% अदर ओबीसी का वोट मिला था और 2022 के विधानसभा चुनाव में 24% मिला था हमारे साथ आने के बाद। इनका वोट प्रतिशत भी इसी वजह से बढ़ा था और इनकी सीटें भी 47 से 111 हमारे साथ आने के बाद हुई। अदरवाइज मैं दूसरी चीज बताता हूं कि आरएलडी के साथ आने के बाद इनके साथ क्या हुआ, 53% वोट मिला था इनको 2017 में, और आरएलडी के साथ आने के बाद 2022 में इनको वोट मिला है 34%।
यानी कि सीधा सीधा लगभग 20% का डिप हुआ है।